नमस्कार बच्चों, मैं सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाज़ियाबाद से हिंदी की अध्यापिका ऋचा राघव आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी उद्बोधन पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 को, जिसका नाम है वर्तनी का शुद्ध रूप और वर्ण संयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि विद्यार्थी हिंदी लिखते समय वर्तनी लिखने में कुछ सामान्य अशुद्धियाँ कर देते हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उनको शुद्ध कैसे किया जा सकता है, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। हिंदी भाषा के लेखन में विद्यार्थी ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। विद्यार्थी मात्राओं का सही प्रयोग नहीं करते हैं। वर्तनी की अशुद्धता को दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। वर्तनी की अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। नीचे आपको अशुद्ध और शुद्ध रूप दोनों दिए जा रहे हैं, जिनमें से मैं केवल शुद्ध रूप पढ़कर आपको बताऊंगी, जिससे आप शुद्ध सुने और शुद्ध ही उनका उच्चारण करें। पहला शब्द है ऐतिहासिक। अगला शब्द है साधारण। अगला शब्द है उत्तरदायी। अगला शब्द है पूजनीय, पंडित, परीक्षा, गांधी, सांसारिक, प्राण, प्रतीक्षाया, हिंदुस्तान, इकलौता, अध्ययन, अनुकूल, अधीन, पितृभक्ति, क्षमा, विश्वास, उपलक्ष्य, सूर्य, पहुँच, गुरु। ये थे आपके शुद्ध शब्द, जिनका हमें इसी तरह से उच्चारण करना चाहिए। अब अगला है हमारा वर्ण संयोग। यह तो आप जानते ही हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के संयोग से ही शब्द बनते हैं। हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जबकि लिखित भाषा में ध्वनियों को अंकित करने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब सीखें कि किस प्रकार वर्णों के योग से ध्वनियों का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पर वर्ण संयोग के कुछ नियम दिए गए हैं, जिन्हें हम अब विस्तार से देखते हैं। पहला नियम है, हिंदी में स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अ स्वर सभी व्यंजनों में रहता है, परंतु लिखते समय स्वर को दिखाया नहीं जाता। व्यंजन को स्वर के बिना दिखाने के लिए उसके साथ हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे फल। फल शब्द का जब विच्छेद करेंगे तो फ धन ला। अब इस फा का जब हम आगे वर्ण विच्छेद करेंगे तो फा धन अ धन ल धन आ। इसी प्रकार कमल शब्द में क धन मा धन ला। इसी तरह आगे इसको करेंगे क धन आ धन मा धन आ धन ला धन आ। अब अगला नियम है स्वर और व्यंजन का संयोग। जब स्वर व्यंजन से पहले आते हैं तो अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं, जैसे अनार, आकाश, इमली। इसी प्रकार अन्य शब्द। अगला नियम है, यदि स्वर व्यंजनों के बाद आते हैं तो इनके मूल रूप स्वयं नहीं लिखे जाते, बल्कि इनकी मात्राएं लगी जाती हैं। जैसे अनार, अ धन न
धन आ, धन र, धन अ। जिस शब्द पर जिस वर्ण में जिस स्वर का मेल होता है उस स्वर की मात्रा हम उस वर्ण पर लगा देते हैं। इसी प्रकार अगला नियम है स्वर और व्यंजन का संयोग। व्यंजन का व्यंजन से संयोग करने पर संयुक्त व्यंजन बनता है। व्यंजनों के संयोग संबंधी नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। खड़ी पाई वाले व्यंजन जब अपने पश्चात आने वाले व्यंजनों से जुड़ते हैं तो इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे शब्द है हमारा बच्चा, इसमें पहला चा अपने ही समान दूसरे वर्ण में चा में जुड़ा तो पहले वाले व्यंजन की पाई इसमें हटा दी गई। इसी प्रकार अगला शब्द है ख्याति। इसमें ख जब या के साथ संयुक्त होता है तो ख शब्द की पाई हटा दी जाती है। इसी प्रकार अन्य शब्द। अब अगला नियम है बिना पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें लिखते समय हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, द, छ और ह। ये व्यंजन बिना पाई वाले हैं। इनके संयुक्त रूप इस प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे लट्टू, द्वारा, चिन्ह, पंकज, बुढ़ा। अगला नियम है क एवं फ से बने व्यंजनों का संयुक्त रूप। जैसे पक्का, रक्त, दफ्तर, हफ्ता आदि। अगला नियम है र के संयुक्त रूप। र के विभिन्न प्रकार के संयुक्त रूप होते हैं जिनसे संबंधित पहला नियम है यदि र का उच्चारण स्वर के साथ हो तो इसके संयुक्त रूप जैसे राजा, रुपया, रूप, रोटी आदि होते हैं। अगला है नियम जब र का उच्चारण दो वर्णों के बीच में हो तो र शिरोरेखा के ऊपर लगता है। र के इस रूप को रेफ कहते हैं। जैसे कर्म। कर्म शब्द में र वर्ण का उच्चारण दो वर्णों के बीच में हुआ है, अतः र माँ के ऊपर हलंत के रूप में लगाया गया। जैसे क धन आ धन रा धन मा धन आ। इसी प्रकार अन्य शब्द। अगला नियम है जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे प्राण। इसका विच्छेद करेंगे तो प धन रा धन आ धन ण धन आ। इसी प्रकार अन्य शब्द। अगला नियम है यदि स्वर रहित स्वर रहित ट और ढ के साथ रा का संयोग हो तो रा इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे ट धन रा मिलकर बना ट्र, जिससे बनने वाले शब्द हैं ट्रक, ट्रॉली, ड्रम, राष्ट्र इत्यादि। अगला नियम है श के साथ रा का संयोग होने पर रा इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे श धन रा मिलकर बना श्र और उससे बनने वाला शब्द है श्रीमान, श्रवण, श्रमिक इत्यादि। अगला नियम है स के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप श्र हो जाता है। जैसे स धन रा, इसके बनने वाले शब्द हैं सहस्र, स्त्रोत इत्यादि। अगला नियम है
या ण न म व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग होता है। जैसे पंकज में प के ऊपर बिंदी लगा करके हम न का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पंच, इसी प्रकार से अन्य शब्द। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जब दो पंचमाक्षर इकट्ठे आ जाते हैं तो पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसे अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। जैसे जन्म और अन्न, वह सम्मेलन में दो दो पंचमाक्षर हैं और पहला व्यंजन अपने मूल रूप में ही लिखा गया है। अगला नियम है विदेशी ध्वनियों को लिखने की व्यवस्था। हिंदी ने विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि की ध्वनियों को भी अपनाया है। व्यंजनों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। स्वरों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं, जैसे अ। इससे बनने वाला शब्द है ऑफिस। अगला नियम है विभक्ति चिन्हों का प्रयोग। जब संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है तो इन्हें अलग करके लिखा जाता है। जैसे विशाल ने, विशाल को, विशाल से इत्यादि। जब सर्वनाम शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है तो इन्हें सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे उसने, उसका, उसको इत्यादि। अगला है क्रियापदों के लिए नियम। संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं। जैसे पढ़ा करता है, खेला करेगा, आ सकता है, कर सकता है, खाया करता है इत्यादि। अगला नियम है य और व का प्रयोग। जहाँ इन दोनों वर्णों का प्रयोग विकल्प के रूप में किया जाए वहाँ इनका मान्य रूप ही अपनाना चाहिए। जैसे कि ये शुद्ध शब्द है कि ए, नई शुद्ध शब्द है नई। इसी प्रकार अन्य शब्द, जैसे मुझे स्कूल के लिए जूते चाहिए, मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए, मेहमान आ गए। अब अगला नियम है अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक एवं मुंह से होता है। यह स्वरों की विशेषता है। इस ध्वनि को अंकित करने के लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुंह, चांद, आँख, पाँच, हंसना इत्यादि। कभी कभी इस ध्वनि का उच्चारण स्वरों की मात्राओं के साथ भी होता है, जो शिरोरेखा के ऊपर अंकित की जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगाया जाता है। जैसे ईंट, नन्ही, चोंच, पेंच, में, मैं आदि। अब अगला नियम है संयुक्त व्यंजन। हिंदी में 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहला है छत्र। जैसे इसका निर्माण होता है क, धन, शा। व्यंजना का संयुक्त रूप है, इसे छ के रूप में लिखा जाता है। जैसे क्षण, क्षमा, कक्षा इत्यादि। अगला संयुक्त व्यंजन है हमारा त्र। त, धन, रा संयुक्त व्यंजनों का संयुक्त रूप है, इसे त्र के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे त्रिभुज, त्रिनेत्र इत्यादि। अगला शब्द है हमारा संयुक्त व्यंजन ज्ञ, जिसका निर्माण ज, धन, या व्यंजनों का संयुक्त रूप है, इसे ज्ञा के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ इत्यादि। अगला संयुक्त व्यंजन है हमारा श्र, जो श, धन, र संयुक्त व्यंजनों का संयुक्त रूप होता है।
इसे श्र के रूप में ही लिखा जाता है, जैसे श्रम, श्रवण इत्यादि। अगला नियम है ए और औ के संबंध में। ए और औ का प्रयोग लेखन और उच्चारण में थोड़ा भिन्न होते हुए भी इन्हें इसी प्रकार लिखा जाएगा, जैसे भैया, कौवा, पैसा, गया इत्यादि। अब अगला नियम है श्रुति मूलक य और व। गई के स्थान पर गई का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार नई के स्थान पर नई और हुआ के स्थान पर हुआ का प्रयोग शुद्ध होगा। अब इस पाठ में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे हिंदी भाषा में शब्द स्वर और व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है, वर्तनी की शुद्धता के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला, जब स्वर व्यंजनों से पहले आते हैं तो ये अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। अगली ध्यान देने योग्य बात है, व्यंजन और व्यंजन का संयोग संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ में हमने वर्तनी के शुद्ध रूप से संबंधित नियम को जाना। अगली वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।